CH-211 पैंथर की बेबसी। सांझ ने शौर्य को देखकर कहा, मिस्टर शौर्य राजपूत आप यहाँ। सांझ के मुंह से अपना नाम सुनकर शौर्य की तो आंखें फैल गई। शौर्य को यकीन नहीं था कि सांझ को उसका पूरा नाम पता होगा, और जिस तरीके से वह शौर्य का नाम ले रही थी, शौर्य बहुत ज्यादा हैरान था। शौर्य सांझ को एकटक हैरानी से देख रहा था, उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। शौर्य ने हैरानी से डॉक्टर को देखा तो डॉक्टर ने कहा, शायद सांझ पूरी तरीके से ठीक हो गई है। सांझ ने डॉक्टर की तरफ देखकर कहा, क्या हुआ था मुझे और मैं ये कैसे आई? ई फ्लैट आगे। शौर्य ने कहा, तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? इस पर सांझ बोली, आप तो कॉलेज के सबसे ज्यादा पॉपुलर लड़के थे। मेरे कहने का मतलब है जिस कॉलेज में आपने स्टडी की है मैंने भी उसी कॉलेज से स्टडी की है। आपका एक दोस्त भी है ना शिवाय रघुवंशी? शौर्य ने हाँ में गर्दन हिला दी, लेकिन वह अब भी बहुत ज्यादा हैरान था। सांझ शौर्य को अच्छे से जानती थी, जबकि शौर्य ने तो कभी सांझ को देखा भी नहीं था। शौर्य ने कहा, तुम्हारी फैमिली का नाम सुनकर सांझ की आंखें हल्की सी नम हो गई। शौर्य सांझ की नम आंखों को देखकर बोला, मेरे कहने का मतलब है अगर तुम्हारी फैमिली है तो बता दो, मैं उन्हें बुला दूंगा। इस पर सांझ बोली, मेरी कोई फैमिली नहीं है। शौर्य ने कहा, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था आपकी फैमिली नहीं है। इस पर सांझ ने कहा, लेकिन आप मुझे जानते हैं। शौर्य बोला, हाँ मुझे भी लगता है मैंने तुम्हें कहीं देखा है, मैं तुम्हें कैसे जानता हूँ? इस पर सांझ ने कहा, शिवाय रघुवंशी का भाई दिव्यांश रघुवंशी, उनकी शादी रिया से होने वाली थी। मैं रिया की छोटी बहन सांझ हूँ। शौर्य को अब जाकर याद आया कि उसने एक बार रिया के साथ सांझ को देखा था, लेकिन एक ही मुलाकात में उसके दिमाग से सांझ का चेहरा उतर गया। लेकिन कहीं ना कहीं उसे ये बात याद थी कि उसने सांझ को कहीं देखा है। शौर्य ने कहा, लेकिन रिया तो? इस पर सांझ बोली, हाँ मैं जानती हूँ, मेरी बहन की डेथ हो गई, वह उस दिन एक्सीडेंट। सांझ ने इतना ही कहा था कि वरदान उस कमरे में आ गया। वरदान को देखकर सांझ वरदान को पहचान नहीं पाई। सांझ के दिमाग में भी दुनिया भर के सवाल चल रहे थे, जिनका जवाब उसके पास नहीं था। वह शौर्य से बहुत सारी बातें करना चाहती थी, बहुत सारी बातें पूछना चाहती थी, लेकिन फिलहाल शायद ये वक्त सही नहीं था। सांझ कितने टाइम तक पागल रही, सांझ को नहीं पता था। सांझ अपना पागलपन का समय भूल चुकी थी। वरदान आया और उसने सांझ के सिर पर हाथ फेर कर पूछा, तुम ठीक हो बच्चा? सांझ को समझ तो कुछ नहीं आया, लेकिन इतना समझ गई कि वरदान उसे जानता है और दिल से उसका हाल चाल पूछ रहा है। सांझ ने बस हल्की सी हाँ में गर्दन हिला दी। वरदान ने शौर्य को इशारा किया और शौर्य वरदान उस कमरे से बाहर चले गए। वहीं सांझ अपने सवालों के साथ अकेली बैठी रही। वरदान ने कहा, शौर्य मानता हूँ कि तुम्हारा इस लड़की से थोड़ा सा अटैचमेंट है, लेकिन एक बार हर्षवर्धन के पास चले जाओ, उससे तुम्हारी जरूरत है। वैसे भी सांझ ठीक हो गई, मैं सांझ के साथ रहूंगा, तुम जाओ। शौर्य को अब समझ आया कि वह अब तक हर्षवर्धन के पास नहीं गया। शौर्य का भी दिमाग कितना खराब था कि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, और इसी के चलते बस वो सांझ के पास ही बैठा रहा। शौर्य ने अपनी गलती रियलाइज की और कहा, फूफा जी मैं अभी चाचू के पास जाता हूँ। इतना कहकर शौर्य वहां से चला गया। वरदान वापस से सांझ के कमरे में आकर बोला, बच्चा जब ठीक हो जाओगी तो राजावत हाउस चलेंगे। सांझ के पास वरदान की बात मानने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। फिलहाल तो सांझ को वरदान हाउस में ही रहना पड़ता। वह ऐसे ही अचानक से वहां से नहीं जा सकती थी। एक तो वह शौर्य को ऐसे नहीं देख सकती थी और दूसरा उसे अपने सवालों के जवाब चाहिए थे। सांझ दिव्यांश से भी मिलना चाहती थी, इसलिए भी उसने वरदान की बात मान ली। वही पैंथर राजावत हाउस के बाहर खड़ा था। उसके अंदर घर के अंदर जाने की हिम्मत नहीं थी। पैंथर का सिर दर्द से फट रहा था।
आंखों में दुनिया भर का गुस्सा और आंसू थे। पेंथर को समझ नहीं आ रहा था कि वह रणविजय सिंह का बताया हुआ काम कैसे करें। पेंथर का दिमाग भी पूरी तरीके से ब्लैंक हो चुका था। वह जानता था अगर उसने रणविजय सिंह का काम नहीं किया तो रणविजय सिंह अपनी घटियापन के चलते हुए पूर्वी को आत्महत्या करने पर मजबूर कर देगा। पेंथर ने अपनी इमोशंस को कंट्रोल किया और राजावत हाउस के अंदर चला गया। राजावत हाउस में डैनी अब भी हीर और दृष्टि के पास था। पेंथर ने दृष्टि को देखकर कहा, अंदस को, भाभी आपको सर बुला रहे हैं। डैनी को कुछ अजीब तो लगा लेकिन वह पेंथर पर यकीन कर सकता था। डैनी जानता था रघुवंशी परिवार में पेंथर की बहुत अहमियत है, इसलिए उसने दृष्टि और पेंथर के बीच में बोलना ठीक नहीं समझा। पेंथर की बात सुनकर दृष्टि खड़ी हुई और उसने आंसू पोंछते हुए कहा, अंदस को, मिस्टर रघुवंशी ठीक तो है ना? पेंथर ने कहा, अंदस को, हाँ भाभी सब कुछ ठीक है, बस वह आपको ऑफिस बुला रहे हैं, आप चलिए मेरे साथ। दृष्टि ने अपना बच्चा हीर की तरफ बढ़ाते हुए कहा, अंदस को, चाची देव को पकड़िए, मैं अभी मिस्टर रघुवंशी से मिलकर आती हूँ। इस पर पेंथर ने कहा, अंदस को, भाभी देव को भी लेकर चलिए। दृष्टि को लगा शायद दिव्यांश को इस वक्त अपने परिवार की जरूरत है, अपने बच्चे की और अपनी पत्नी की जरूरत है, इसलिए उसने पेंथर की बात मान ली। वही पेंथर ये सब कैसे कह रहा था सिर्फ पेंथर ही जानता था। दृष्टि ने अपनी वेडिंग ड्रेस चेंज कर ली थी। इस वक्त उसने एक सिंपल सा कुर्ता लेगी पहना हुआ था। पेंथर ने आगे बढ़कर देव को गोद में उठा लिया और कसकर उसे गले लगा लिया। पेंथर के गले लगाने से पता चल रहा था कि इस वक्त वह देव पर कितना प्यार लुटा रहा है। पेंथर दृष्टि और देव को लेकर वहां से चला गया। वही हीर ने डैनी को देखकर कहा, अंदस को, भैया क्या आप मेरी पीहू के डैडी से बात करवा देंगे? डैनी समझ रहा था कि हीर को भी इस वक्त किसी के सपोर्ट की जरूरत है, लेकिन डैनी कुछ कर नहीं सकता था। फिर भी उसने हीर को देखकर कहा, अंदस को, सिंड्रेला चाची मैं कोशिश कर सकता हूँ। डैनी ने अपना फोन निकाला और हर्षवर्धन को कॉल किया, लेकिन हर्षवर्धन इस वक्त कोई भी कॉल रिसीव करने की हालत में नहीं था। हर्षवर्धन तो बस जैसे तैसे शिवाय को होश में देखना चाहता था। हालांकि शिवाय खतरे से बाहर था, लेकिन फिर भी जब तक शिवाय को होश नहीं आ जाता हर्षवर्धन के दिल में एक अजीब सा डर बना हुआ था। डैनी ने कई बार हर्षवर्धन को कॉल किया लेकिन हर्षवर्धन ने फोन रिसीव नहीं किया। डैनी ने हीर की तरफ देखकर कहा, अंदस को, सिंड्रेला चाची समझने की कोशिश कीजिए, इस वक्त मिस्टर रघुवंशी शायद बहुत ज्यादा परेशान है। ये सुनते हीर जोर जोर से रोने लगी, लेकिन इस वक्त ना तो हीर कुछ कर सकती थी और ना ही डैनी। हीर तो बस पीहू को अपने सीने से लगाए चुपचाप सोफे पर बैठी रही। पिछले कुछ घंटे सबके लिए बहुत मुश्किल से गुजर रहे थे। वही पेंथर ड्राइव कर रहा था और दृष्टि उसके के पास बैठी थी। वही ऑफिस में दिव्यांश और राजवीर ने सारे इन्वेस्टर को शांत करवा दिया था। दिव्यांश ने कुछ इन्वेस्टर को उनका रिफंड भी वापस कर दिया था। कुछ इन्वेस्टर को और ज्यादा इन्वेस्ट करने के लिए कन्वेंस कर लिया था। सारे इन्वेस्टर दिव्यांश के रूम से चले गए थे। दिव्यांश और राजवीर इस वक्त दोनों ही थक कर बैठ गए। दोनों ही इस वक्त कुछ देर तक ऐसे ही बैठे रहे। फिर राजवीर उठकर दिव्यांश के पास गया और बोला, अंदस को, दिव्यांश खुद को संभालो, किसी को कुछ नहीं हुआ, सब ठीक हो जाएगा। विराज भी ठीक है, वीरा है उसके पास, रूही को अब तक होश नहीं आया, मुझे जाना होगा। दिव्यांश ने हाँ में गर्दन हिला दी। राजवीर जैसे ही चेयर से खड़ा हुआ दिव्यांश भी खड़ा हो गया और उसने कसकर राजवीर को गले लगा लिया। दिव्यांश कुछ बोला नहीं, लेकिन राजवीर समझ रहा था कि दिव्यांश इस वक्त कितनी बुरी तरह टूट चुका है। राजवीर ने भी अपनी बाहें दिव्यांश पर कस दी। दिव्यांश अगर लड़की होता तो अब तक रो पड़ता, लेकिन उसके कंधों पर लड़के होने की जिम्मेदारी थी, इसलिए उसकी आंखों से एक आंसू नहीं गिरा, लेकिन उसकी आंखें लाल हो गई थी। आंखें बार बार आंसू बहाने के लिए परमिशन मांग रही थी, लेकिन दिव्यांश ने अपनी आंखों को आंसू गिरने की परमिशन नहीं थी। वहीं राजवीर ने फिर से दिव्यांश को चेयर पर बिठाया और बोला, अंदस को,
दिव्यांश टूटने का वक्त नहीं है, अगर हम सब टूट जाएंगे तो हमारे दुश्मन जीत जाएंगे, हमें इस वक्त हिम्मत से काम लेना होगा। दिव्यांश ने हाँ में गर्दन हिला दी। राजवीर ने एक बार फिर दिव्यांश के पीठ थपथपाए और उसे केबिन से चला गया। वही पैंथर ने गाड़ी रघुवंशी इंडस्ट्रीज के बाहर रोकी और फिर गाड़ी से बाहर आकर उसने दृष्टि की साइड का गेट खोला। देव को उसने गोद में ले लिया और दृष्टि का हाथ पकड़कर रघुवंशी इंडस्ट्रीज के अंदर ले आया। पैंथर सीधा एक खाली केबिन में गया और उसने दृष्टि को वहां बैठने के लिए बोल दिया। दृष्टि पैंथर के कहने अनुसार देव को लेकर वहां बैठ गई। पैंथर बोला, अंडस्को भाभी मैं अभी सर को बुलाकर लाता हूँ। दृष्टि ने हाँ में गर्दन हिला दी और पैंथर केबिन से चला गया। जैसे ही पैंथर केबिन से बाहर आया उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह अपने आंसुओं को कंट्रोल करना चाहता था लेकिन कर नहीं पाया, उसके आंसू गिर रहे थे। पैंथर अपने केबिन में गया, उसने वहां से दिव्यांश का परफ्यूम लगा लिया। थोड़ी देर बाद पैंथर ने अपने आप को कंट्रोल किया और वापस से केबिन में आ गया। जैसे ही दृष्टि को दिव्यांश के परफ्यूम की खुशबू आई, दृष्टि की आंखों से पानी आ गया। फिर वह भरे गले से बोली, अंडस्को मिस्टर रघुवंशी आप आ गए। पैंथर किसी की भी आवाज निकालने में एक्सपर्ट था, इसलिए उसने दिव्यांश की आवाज में कहा, अंडस्को हाँ आ गया। दृष्टि अपनी चेयर से खड़ी होती उससे पहले ही पैंथर ने गुस्से में कहा, अंडस्को दृष्टि मैं तुम्हें यहाँ प्यार करने नहीं आया हूँ बल्कि तुम्हें डाइवोर्स देने आया हूँ। ये सुनकर दृष्टि की आंखों से आंसू बहने लगे। दृष्टि को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। दृष्टि भरे गले से बोली, अंडस्को मिस्टर रघुवंशी क्या कह रहे हैं? आप मुझसे शादी करने के लिए मारे जा रहे थे और अब आप डाइवोर्स की बात कर रहे हैं। इस पर पैंथर ने दिव्यांश की आवाज निकालते हुए कहा, अंडस्को हाँ, क्योंकि मैं एक अंधी लड़की के साथ अपनी जिंदगी नहीं बिता सकता। मैंने सोचा था तुम्हारी सर्जरी करवा लूंगा लेकिन तुम्हारी सर्जरी हो ही नहीं सकती, और वैसे भी अभी तो मैंने सिर्फ तुमसे शादी की है और मेरे घर पर इतनी बड़ी आफत आ गई। अगर तुम्हें अपने घर ले जाता तब तो पता नहीं और क्या क्या बर्बाद होता। तुम कहीं से भी मेरे लायक नहीं हो। दृष्टि तो बस सुन रही थी, उसे यकीन नहीं था कि कल तक जो दिव्यांश उससे माफी मांगने के लिए उसके पैरों पर सिर रखकर बैठा हुआ था, वह आज ऐसी बातें बोल रहा है। दृष्टि को कहीं ना कहीं लग रहा था शायद ये सब हो गया इसलिए दिव्यांश ठीक नहीं है। दृष्टि ने एक बार फिर अपने रिश्ते को बचाते हुए हिम्मत करते हुए कहा, अंडस्को मिस्टर रघुवंशी सब ठीक हो जाएगा, शिवाय भैया होश में आ जाएंगे। डैनी बता रहा था विराज भी ठीक है, आप पैनिक मत हो, ये सब ठीक है। ये सुनते ही पैंथर की आंखों में फिर से आंसू बहने लगे, लेकिन वह कर भी क्या सकता था। उसे दिग्विजय सिंह ने दिव्यांश और दृष्टि दोनों को अलग करने के लिए कहा था और वह पूर्वी को बचाने के लिए उन दोनों को अलग भी कर रहा था। पैंथर ने डाइवोर्स पेपर टेबल पर मारते हुए गुस्से में कहा, अंडस्को मैंने कहा ना दृष्टि मैं तुम्हारे साथ एक और दिन नहीं बिता सकता। पैंथर मुझे समझाता रहा कि सर एक अंधी लड़की से शादी मत कीजिए, वह बहुत अपशगुन है। अगर वह अपशगुन ना होती तो उसके पैदा होने के बाद उसके माँ बाप की डेथ ना होती, लेकिन मैंने पैंथर की बात नहीं मानी और आज देखो तुमसे शादी करते ही मेरा पूरा परिवार कैसे बिखर गया। दृष्टि फिर से रोते हुए बोली, अंडस्को ऐसा मत करिए मिस्टर रघुवंशी, हमारा बेटा भी है। मेरा बेटा नहीं है ये, मैं इसे अपना बेटा नहीं मानता। मैं कैसे मानूं कि यह मेरा बेटा है? हो सकता है मेरे पास से जाने के बाद तुमने कहीं और भी अपने आप को बेच दिया हो, पैंथर ने दिव्यांश की आवाज में चिल्लाते हुए कहा। क्या पैंथर कभी खुद को माफ कर पाएगा? क्या दृष्टि खुद को संभाल पाएगी? क्या दिव्यांश को कभी पैंथर की हरकत के बारे में पता चलेगा? CH212 मत दो मेरे भाई को बद्दुआ, पैंथर ने डाइवोर्स पेपर टेबल पर मारते हुए गुस्से में कहा। अंडस्को मैंने कहा ना दृष्टि मैं तुम्हारे साथ एक और दिन नहीं बिता सकता। पैंथर मुझे समझाता रहा कि सर एक अंधी लड़की से शादी मत कीजिए, वह बहुत अपशगुन है। अगर वह अपशगुन ना होती तो उसके पैदा होने के बाद उसके माँ बाप की डेथ ना होती,
लेकिन मैंने पैंथर की बात नहीं मानी और आज देखो तुमसे शादी करते ही मेरा पूरा परिवार कैसे बिखर गया। दृष्टि फिर से रोते हुए बोली, अंडस्को, ऐसा मत करिए मिस्टर रघुवंशी, हमारा बेटा भी है। मेरा बेटा नहीं है ये, मैं इसे अपना बेटा नहीं मानता, मैं कैसे मानूं कि यह मेरा बेटा है। हो सकता है मेरे पास से जाने के बाद तुमने कहीं और भी अपने आप को बेच दिया हो, पैंथर ने दिव्यांश की आवाज में चिल्लाते हुए कहा। ही फ्लैट आगे। दिव्यांश को इतने गुस्से में देखकर सृष्टि को भी गुस्सा आ गया और वह अपनी जगह से खड़ी हुई। उसने देव को एक गोद में संभाला और दूसरे हाथ से दिव्यांश के पास अंदाजे से गई और फिर दिव्यांश की कॉलर को पकड़कर चिल्लाते हुए कहा, अंडस्को, आप जैसा घटिया इंसान मैंने नहीं देखा। कल तक आप मुझे अपनाने के लिए बेचैन हो रहे थे और अब जब हमारी शादी हो गई, दुनिया के सामने हम दोनों पति पत्नी बन गए तो आपने अपनी औकात दिखा दी। दृष्टि ने फिर गुस्सा करते हुए कहा, अंडस्को, पैंथर के कहने पर आपने मुझे अपशगुन समझ लिया। पैंथर से पूछकर मेरे साथ फिजिकल हुए थे। पैंथर से पूछकर मुझे अपनी जिंदगी में वापस लाए थे। पैंथर से पूछकर मेरे बेटे का नामकरण किया था। पैंथर से हर बात की सलाह लेते हो ना आप। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, रहिए अपने पैंथर के साथ। अब मैं आपकी जिंदगी से जाऊंगी तो वापस नहीं आऊंगी, कभी नहीं आऊंगी। दृष्टि को रोना आ गया और वह रोते रोते बोली, अंडस्को, शौर्य भैया के मुंह से हमेशा सुनती थी दिव्यांश से अच्छा लड़का मुझे मिल नहीं सकता। दिव्यांश से अच्छा रघुवंशी परिवार में कोई नहीं है। दिव्यांश बहुत समझदार है, दिव्यांश बहुत सिंसियर है, दिव्यांश को हर काम तरीके से पसंद है। लेकिन शौर्य भैया को क्या पता कि दिव्यांश कितना घटिया गिरा हुआ और नीच इंसान है। अच्छा हुआ आपने मुझे अपनी असलियत आज ही बता दी। आपके परिवार पर मुसीबत क्या आई, आपने तो मुझसे किनारा कर लिया। अच्छा ही हुआ कि आप मुझसे अलग हो रहे हैं, क्योंकि मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती जो कि मुसीबत आने पर वह आम आदमियों की तरह सारे इल्जाम अपनी बीवी पर डाल दे। पैंथर कुछ बोल नहीं रहा था, जैसे तैसे अपने आंसू कंट्रोल कर रहा था। दृष्टि नहीं फिर से चिल्लाते हुए कहा, अंडस्को, मुझे कुछ कहते तो मैं बर्दाश्त भी कर लेती, इनफैक्ट मैं बर्दाश्त भी किया है, लेकिन आज आपने मेरे बच्चे को गाली दे दी। अब तो आपको जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी, किसी के कहने से माफ नहीं करूंगी। तड़पेंगे आप, रोज एक मौत मरेंगे। आप तो किसी लड़की को डिजर्व ही नहीं करते, कभी सच्चा प्यार आपको नहीं मिलेगा। बद्दुआ है मेरी, बद्दुआ है मेरी, कभी खुश नहीं रहेंगे। जिस रघुवंशी सरनेम को लेकर आप इतना अकड़ कर चलते हैं, आपके पास बस वह सरनेम रह जाएगा, बाकी सब खत्म हो जाएगा। दृष्टि ने फिर अपने बच्चे को संभाला और अंदाजे से टेबल के पास आई और फिर पेन उठाकर बोली, अंडस्को, आखिरी मदद कर दीजिए, बता दीजिए कहाँ साइन करने हैं। कर दूंगी, अंधी हूँ ना देख नहीं सकती, और आज लग रहा है अच्छा है अंधी हूँ। आपका धोखा मैंने सुन लिया, अपनी आंखों से देखा नहीं। मैं हमेशा अपने अंधेपन के साथ जी लूंगी, लेकिन आप जैसे घटिया इंसान के साथ नहीं जीऊंगी। पैंथर ने जैसे तैसे उन पेपर पर साइन करवा लिया और दृष्टि केबिन के बाहर अंदाजे से चली गई। दृष्टि इस वक्त कुछ बोल नहीं रही थी, बस आंखों में आंसू लिए हुए चलती जा रही थी, अपने बच्चे को संभाल रही थी। वही पैंथर केबिन में खड़ा खड़ा घुटनों के बल बैठ गया। पैंथर चिल्लाना चाहता था, रोना चाहता था, दृष्टि को रोकना चाहता था, दिव्यांश को सब कुछ बताना चाहता था, लेकिन वह ऐसा कुछ नहीं कर सकता था। शायद इन सब में सबसे ज्यादा बुरी हालत पैंथर की थी। सब एक दूसरे को संभाल रहे थे, लेकिन पैंथर उसे संभालने वाला कोई नहीं था, बल्कि उसने तो दृष्टि को भी अपने जैसा बना दिया, जिसे संभालने वाला भी कोई नहीं था। रणविजय सिंह अपने एक और प्लान में कामयाब हो गया, लेकिन वह ये नहीं जानता था शेर अभी सो रहा है, और जब शिवाय नाम का शेर उठेगा तो रणविजय सिंह पर ऐसे दहाड़ेगा कि रणविजय सिंह डर के मारे कोने में दुबक जाएगा। वही दिव्यांश भी केबिन में आंखें बंद किए हुए बैठा हुआ था, उसके दिल में घबराहट हो रही थी। अचानक ही उसने अपने सीने पर हाथ रखकर हल्का सा रब करते हुए कहा, अंडस्को, शिकंजी तुम ठीक हो, शिकंजी सब ठीक हो जाएगा, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास।
दिव्यांश के शरीर में भी जान नहीं थी, लेकिन फिलहाल वह अपनी शिकंजी के पास जाना चाहता था, इसलिए वह अपने चेयर से खड़ा हुआ और तभी केबिन का गेट खुला। सामने पैंथर खड़ा था। पैंथर की आंखें इस वक्त लाल थी। पैंथर को ऐसे देखकर दिव्यांश ने पूछा, अंडस्को, क्या हुआ पैंथर? पैंथर ने कहा, अंडस्को, मुझे नहीं पता सर, आपको बताना चाहिए या नहीं? दिव्यांश तो पहले ही बहुत टेंशन में था। एक तो उसके दोनों भाई हॉस्पिटल में थे, ऊपर से बिजनेस की टेंशन, और अब पैंथर का ऐसा बोलना। दिव्यांश की तो जैसे जान ही निकल रही थी। दिव्यांश ने कहा, अंडस्को, पैंथर पहेलियां मत बुझाओ, जो कहना है कह दो। पैंथर ने कुछ रिपोर्टर्स दिव्यांश की टेबल पर रखते हुए कहा, अंडस्को, देव आपका बेटा नहीं है। ये सुनते ही दिव्यांश जहां खड़ा था वहीं बैठ गया। दिव्यांश ने गुस्से में कहा, अंडस्को, क्या बकवास कर रहे हो? इस पर पैंथर ने कहा, अंडस्को, सच कह रहा हूं सर, ये देखिए देव आपका नहीं विशाल का बेटा है। शौर्य जब अपनी बहनों को ले गया था और उसे गोली लगी थी, वह अस्पताल में था। उस वक्त दृष्टि भाभी विशाल के साथ उसके फ्लैट में रहती थी। दिव्यांश की आंखों से आंसू गिरने लगे। दिव्यांश की आंखें लाल हो गई। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। दिव्यांश बोला, अंडस्को, रुको मत, पैंथर बोलते जाओ। पैंथर भी कैसे बोल रहा था पैंथर ही जानता था। पैंथर ने अपनी बात जारी करते हुए फिर कहा, अंडस्को, दृष्टि ने विशाल पर शादी करने का प्रेशर बनाया, तो विशाल ने शादी से मना कर दिया। उस वक्त दृष्टि भाभी प्रेग्नेंट हो चुकी थी और आप भी दिन रात उन्हें मनाने के लिए उनके पीछे भागते थे, और यही रीजन था कि दृष्टि भाभी आपसे मिलना नहीं चाहती थी, क्योंकि वह जानती थी कि वह आपके बच्चे की मां नहीं बन रही बल्कि विशाल के बच्चे की मां बन रही है, और वह अपना बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर थोपना नहीं चाहती थी। इस बीच उनकी डिलीवरी हो गई और आपने देव को अपना बेटा समझ लिया है। दृष्टि भाभी के मन में एक लालच पैदा हो गया कि देव को एक अच्छा परिवार मिल जाएगा और उसे एक अच्छी जिंदगी। आप भी जानते हैं सर, आप कितने अच्छे हैं, कोई भी लड़की आंख बंद करके आपसे शादी कर लेगी। दृष्टि भाभी ने भी ऐसा ही किया। दिव्यांश कुछ भी बोलने की हालत में नहीं था। पैंथर से दिव्यांश की हालत देखी नहीं जा रही थी, लेकिन पैंथर भी मजबूर था। पैंथर ने मन ही मन कहा, अंडस्को, ये सब करने से अच्छा होता मैं खुद को गोली मार देता, लेकिन पूर्वी को मरते हुए तो नहीं देख सकता। मैं जानता हूँ मैं जो कर रहा हूँ वह गलत है, लेकिन क्या करूँ? मैं बहुत मजबूर हूँ। मैंने खुद को दृष्टि भाभी के नज़रों में भी गिरा लिया। मैं इसी लायक हूँ। मैं नहीं चाहता कि आप मुझे कभी भी माफ़ करें। मैं खुद को ही कभी माफ़ नहीं करूँगा। चला जाऊँगा यहाँ से बहुत दूर। पैंथर ने हिम्मत करते हुए फिर कहा, अंडस्को, सर अब क्या करना है? दिव्यांश कुछ नहीं बोला। पैंथर ने फिर पूछा, अंडस्को, सर अब क्या करना है? दिव्यांश ने धीरे से कहा, अंडस्को, क्या करना चाहिए पैंथर? पैंथर ने कहा, अंडस्को, डाइवोर्स दे दीजिए। दिव्यांश का दिमाग बुरी तरह ब्लैंक हो चुका था। सिर में दर्द हो रहा था। ऐसा लग रहा था दिव्यांश को इस वक्त पैंथर की बात सही लगी और उसने पैंथर की ओर देखकर कहा, अंडस्को, डाइवोर्स पेपर बनवाओ। पैंथर ने डाइवोर्स पेपर दिव्यांश के सामने रख दिए। दिव्यांश को बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई। वह इस वक्त किसी भी फीलिंग के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहा था, इसलिए उसने उन पेपर पर साइन कर दिए। दिव्यांश ने देखा भी नहीं कि उन पेपर में क्या है। उसने देखा ही नहीं कि दृष्टि के साइन उन पेपर पर पहले से ही हैं। पैंथर ने पेपर उठा लिए। पैंथर ने एक नज़र दिव्यांश को देखकर कहा, अंडस्को, सर आप ठीक है? दिव्यांश ने हाँ में गर्दन हिला दी और पैंथर को वहां से जाने के लिए कह दिया। पैंथर जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन फिलहाल वह दृष्टि को ऐसे छोड़ भी नहीं सकता था, इसलिए उसने एक बार फिर दिव्यांश को देखकर कहा, अंडस्को, सर उम्मीद करता हूँ कि आप टूटेंगे नहीं। अभी आपको बहुत लड़ना है, बहुत ज़्यादा, बहुत सारी ऐसी चीज़ों से लड़ना है जिससे शायद आप लड़ भी ना पाओ, लेकिन लड़ना तो पड़ेगा और आप लड़ेंगे। आप टूट जाएंगे तो आपका पैंथर मर जाएगा। दिव्यांश ने अपने इमोशंस कंट्रोल करते हुए कहा, अंडस्को, तुम बेफिक्र रहो। दिव्यांश रघुवंशी इतना कमजोर नहीं कि टूट जाए।
चले जाओ यहाँ से, मुझे कुछ वक्त अकेला रहना है। पैंथर वहां से निकलकर भागता हुआ इंडस्ट्रीज के बाहर आया। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई तो उसे दृष्टि कहीं दिखाई नहीं दी। एक तो दृष्टि अंधी थी, ऊपर से उसके पास बच्चा भी था। पैंथर को बहुत ज्यादा टेंशन होने लगी। पैंथर के कानों में बार बार एक ही आवाज पूछ रही थी, मैं बद्दुआ देती हूँ, तुम कभी खुश नहीं रहोगे। पैंथर ने अपना सिर पकड़कर गुस्से में कहा, अंडस को मत दो बद्दुआ, उनकी गलती नहीं है, भगवान उनकी सारी बददुआएं मुझे लग जाए। सर तो आपको आज भी बहुत प्यार करते हैं, ये सब मेरी वजह से हुआ, मुझे खुश रहने का हक नहीं, मैं पागल हो जाऊंगा, मत दो मेरे सर को बद्दुआ। दिव्यांश मेरे सर नहीं, मेरे भाई जैसे हैं, मत दो मेरे भाई को बद्दुआ। इतना कहकर पैंथर झटके से घुटनों के बल बैठ गया। कुछ देर ऐसे ही बैठा रहने के बाद उसके मन से आवाज आई, अंडस को, पैंथर तू ऐसे नहीं बैठ सकता। दृष्टि सदमे में कुछ करना ले, तुझे उठना होगा, उसे ढूंढना होगा, पूर्वी को बचाना होगा। पैंथर एक बार फिर उठा और फिर उसने आसपास नजर घुमाई, लेकिन उसे दृष्टि कहीं दिखाई नहीं दी। पैंथर इधर उधर देखता हुआ रोड पर आ गया तो उसने देखा दृष्टि अपने बच्चे को पकड़े हुए चलती जा रही है। वह कहाँ जा रही है उसे भी नहीं पता था। पैंथर ने दृष्टि को देखा तो सबसे पहले अपना कोट उतारा, क्योंकि उस कोट से अब भी दिव्यांश की खुशबू आ रही थी। पैंथर भागता हुआ दृष्टि के पास गया। पैंथर ने दृष्टि से कहा, अंडस को, भाभी क्या हुआ, कहाँ जा रही हो? लेकिन दृष्टि कुछ नहीं बोली। पैंथर ने फिर कहा, अंडस को, भाभी चलो मैं छोड़ देता हूँ। दृष्टि अभी कुछ नहीं बोली। पैंथर जैसे तैसे अपने आंसू कंट्रोल करता हुआ बोला, अंडस को, भाभी लाओ देव को मुझे दे दो। इस पर दृष्टि ने चिल्लाकर कहा, अंडस को, जाकर अपने सर को संभालो, मुझे नहीं आंधी हूँ, लंगड़ी नहीं, खुद चली जाऊंगी। पैंथर दृष्टि का गुस्सा समझ रहा था और वह गुस्सा जायज भी था। पैंथर ने अपने इमोशंस को जैसे तैसे कंट्रोल किया। पैंथर की आंखें भी लाल हो रही थी। पैंथर की आंखें सूज गई थी। पैंथर का चेहरा पूरे तरीके से लाल था। देखकर लग रहा था कि पैंथर ने अपने आंसुओं को कैसे कंट्रोल किया है। पैंथर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसका कोई अपना मर गया हो। शायद कोई मर जाता है तब भी पैंथर इतना दुखी नहीं होता जितना आज हो रहा था। ना चाहते हुए भी न जाने पैंथर ने क्या कुछ नहीं कर दिया था। सच कहा था दिव्यांश ने, जब मोहब्बत होती है तो इंसान वह सब कर देता है जो वह कभी नहीं करना चाहता। पैंथर ने भी आज वह सब कर दिया जो वह कभी सपने में भी नहीं करता। पैंथर ने फिर कहा, अंडस को, भाभी प्लीज आप जहां कहेंगी मैं छोड़ दूंगा, यहाँ गाड़ियां चल रही है, आपको लग जाएगी। इस पर दृष्टि चिल्लाते हुए बोली, अंडस को, लग जाएगी तो मर जाऊंगी, इससे ज्यादा क्या होगा? ऐसी जिंदगी जीने से तो अच्छा होता मैं मर ही जाती। दृष्टि फिर पैंथर का कॉलर पकड़कर चिल्लाते हुए कहा, अंडस को, तुम सलाह देते हो ना अपने सर को, तब कहाँ थे तुम जब मैं 5 दिन उनके साथ फिजिकल हुई थी? जब कहाँ थे तुम जब वह मेरे आगे पीछे घूमते थे? मेरी माफी के लिए पूरा पूरा दिन मेरे फ्लैट के सामने खड़े रहते थे। कहाँ थे तुम उस वक्त? तब तुम्हें नहीं पता था मैं अंधी हूँ, अब तुम्हें पता चला है मैं अंधी हूँ। पैंथर से रहा नहीं गया और वह घुटनों के बल बैठ गया। उसने अपने दोनों हाथ दृष्टि के पैरों पर लपेट दिए। दृष्टि इस वक्त हैरान थी, लेकिन अब हैरान नहीं होना चाहती थी और ना ही खुद को कमजोर महसूस करना चाहती थी। वही पैंथर तो दृष्टि से पैरों पर लिपटकर बच्चे की तरह रो रहा था। दृष्टि फिर पैंथर का कॉलर पकड़कर चिल्लाते हुए कहा, अंडस को, तुम सलाह देते हो ना अपने सर को, तब कहाँ थे तुम जब मैं 5 दिन उनके साथ फिजिकल हुई थी? जब कहाँ थे तुम जब वह मेरे आगे पीछे घूमते थे? मेरी माफी के लिए पूरा पूरा दिन मेरे फ्लैट के सामने खड़े रहते थे। कहाँ थे तुम उस वक्त? तब तुम्हें नहीं पता था मैं अंधी हूँ, अब तुम्हें पता चला है मैं अंधी हूँ। पैंथर से रहा नहीं गया और वह घुटनों के बल बैठ गया। उसने अपने दोनों हाथ दृष्टि के पैरों पर लपेट दिए। दृष्टि इस वक्त हैरान थी, लेकिन अब हैरान नहीं होना चाहती थी और ना ही खुद को कमजोर महसूस करना चाहती थी। वही पैंथर तो दृष्टि से पैरों पर लिपटकर बच्चे की तरह रो रहा था।
ई फ्लैट आगे दृष्टि तो जैसे बेसुध सी खड़ी थी, उसे तो किसी चीज का होश नहीं था। उसने तो कभी नहीं सोचा था कि शादी के अगले दिन ही उसे इतना बड़ा झटका लग जाएगा, उसके बच्चे को दिव्यांश गाली दे देगा। वही पैंथर बस दृष्टि के पैरों को पकड़कर रो रहा था और तभी पैंथर का फोन वाइब्रेट हुआ। पैंथर जानता था कि वह फोन दिग्विजय सिंह का ही होगा। पैंथर ने फोन निकालकर रिसीव किया तो सामने से आवाज आई, अंडरस्को, अगर तुम देवर भाभी का मेलोड्रामा खत्म हो गया हो तो डाइवोर्स पेपर मेरे हवाले कर दो, वरना तुम जानते हो मैं क्या करूंगा। पैंथर को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन दिग्विजय सिंह ने पैंथर को बहुत मजबूर कर दिया था। पैंथर ने बस इतना कहा, अंडरस्को, मैं आ रहा हूँ। सामने से आवाज आई, अंडरस्को, 1 मिनट लेट आए तो पूर्वी को एक बेल्ट झेलनी पड़ेगी। पैंथर की आंखें खुली की खुली रह गई। पैंथर कुछ बोलता उससे पहले ही फोन कट हो गया। पैंथर खड़ा हुआ, उसने अपने आंसू पूछे और दृष्टि की बाजू पड़कर कार तक लेकर आया। पैंथर ने दृष्टि को गाड़ी में बैठा दिया और जल्दी से गाड़ी में बैठ गया। पैंथर ने अगले ही पल गाड़ी राजावत हाउस के बाहर रोक दी और एक बॉडीगार्ड की तरफ देखकर इशारा किया, अंडरस्को, कि वह दृष्टि को अंदर ले जाए। वह बॉडीगार्ड दृष्टि को अंदर ले गया। दृष्टि तो देव को गोद में लगाए हुए चुपचाप चल रही थी, उसे तो किसी बात का होश नहीं था। वही पैंथर गाड़ी में बैठा और जल्दी से राजपूत हवेली पहुंचा। पैंथर घड़ी देख रहा था, लेकिन फिर भी पैंथर 10 मिनट लेट हो गया। पैंथर ने गाड़ी रोकी और भागता हुआ राजपूत हवेली के अंदर गया, लेकिन राजपूत हवेली के अंदर जाते ही उसकी आंखें खुली थी खुली रह गई। पूर्वी बेसुध सी हवेली के बीचों बीच लेटी हुई थी और एक आदमी के हाथ में बेल्ट थी, जिसने शायद पूर्वी को बेल्ट मारी थी। पूर्वी को ऐसे देखकर पैंथर रणविजय सिंह राणा को देखकर गुर्राया तो रणविजय सिंह राणा ने उसे हाथ दिखाकर रोकते हुए कहा, अंडरस्को, पहले ही कहा था 1 मिनट लेट हो गए तो पूर्वी को एक बेल्ट लगेगी। अभी तो पूर्वी को सिर्फ 10 बेल्ट ही लगी है और तुम्हारा तो कलेजा फट गया। पैंथर की आंखों में खून उतर आया। पैंथर इस वक्त बहुत गुस्से में था। रणविजय सिंह ने पैंथर को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अंडरस्को, तुम सबको क्या लगा कि तुम रणविजय सिंह से जीत जाओगे? तुम्हें लगता है कि ये हवेली मैंने बातों बातों में हड़प ली? तुम्हें लगता है वंशिका जैसी औरत जो वरदान के नाम से ही जी लेती है, उस औरत से शादी करना आसान था? लेकिन मैंने करी। अपने घटियापन की वजह से मैंने सब कुछ जीत लिया और आज देखो मेरी वजह से पूरा रघुवंशी परिवार बिखरा हुआ है और वह शिवाय बहुत जल्द वह भी मर जाएगा। पैंथर ने डिवोर्स के पेपर रणविजय सिंह के हाथ में रखे और पूर्वी के पास गया। उसने पूर्वी को अपनी बाहों में भर लिया। पूर्वी की हालत बहुत बुरी थी, ना तो वह होश में थी और ना ही बेहोश थी, लेकिन पैंथर के एहसास से उसकी आंखें भर आई। पूर्वी समझ गई थी कि पैंथर ने जरूर कुछ गलत कर दिया, लेकिन पूर्वी भी कुछ नहीं कर सकती थी। पैंथर ने पूर्वी को संभाला और हवेली से बाहर जाने लगा और तभी पीछे से रणविजय सिंह की आवाज आई, अंडरस्को, पैंथर, अभी एक काम और बाकी है। पैंथर ने पलट कर कहा, अंडरस्को, रणविजय सिंह राणा, सब कुछ तो बिखर कर रख दिया तूने, अब क्या चाहिए? रणविजय सिंह राणा ने कहा, अंडरस्को, अभी के अभी राजावत हाउस फोन करो और डैनी से कहो कि उसे वरदान हॉस्पिटल में बुला रहा है। पैंथर ने हैरानी से कहा, अंडरस्को, अब भी कुछ बचा है जिसे तुम खत्म करना चाहते हो? रणविजय सिंह राणा ने हंसकर कहा, अंडरस्को, मैंने तुम सबको अलग कर दिया, लेकिन हर्षवर्धन और हीर अलग नहीं हुए। मैं हर्षवर्धन को पल पल मरते हुए देखना चाहता हूँ। पैंथर ने गुस्से में कहा, अंडरस्को, रणविजय सिंह राणा, हिसाब सबका होता है, तुम्हारा भी होगा। अभी हमारा शेर सो रहा है, लेकिन जिस दिन वह जाग गया उस दिन तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। जब वह शेर शिकार करता है तो मारकर ही दम लेता है। तभी वहां सरफराज, बलराज और नैना कपूर भी आ गए। सरफराज ने एक पंच पैंथर के मुंह पर मारकर कहा, अंडरस्को, शिवाय अस्पताल से बाहर कभी नहीं आएगा और अगर शिवाय हॉस्पिटल से बाहर आया तो 4 कंधों पर आएगा और वह 4 कंधे दिव्यांश, शौर्य, राजवीर और हर्षवर्धन के होंगे। तुम फिलहाल वह करो जो करने के लिए कहा है,
वरना तुम्हारी ये पूर्वी भी मेरे बिस्तर की रौनक बन जाएगी। सरफराज ने फिर नैना की तरफ देखकर कहा, अंडस्को, तुम ही कह रही थी ना कि तुम्हें खून खराबा नहीं चाहिए। ये देखो, बिना खून खराबा किए हमने रघुवंशी परिवार को कैसे हरा दिया। इस पर पैंथर को गुस्सा आ गया और वह चिल्लाते हुए बोला, अंडस्को, तुम्हें लगता है कि तुमने रघुवंशी परिवार को हरा दिया, लेकिन रघुवंशी परिवार हार मानने वालों में से नहीं है। जिस दिन शेर को होश आ गया, उसी दिन तुम सबको चुन चुन कर मारेगा। पैंथर ने फिर नैना की तरफ देखकर कहा, अंडस्को, और तुम तो औरत हो ना, तुम भी इन भेड़ियों का साथ दे रही हो। तुम्हें तो रघुवंशी परिवार ने अपनी आंखों पर रखा था, लेकिन तुम्हें तो प्यार की कदर ही नहीं। देख लेना नैना कपूर, तुम्हारी ऐसी हालत होगी कि तुम इधर की रहोगी ना उधर की। नैना कपूर को कहीं ना कहीं पैंथर की बातों से डर लग रहा था, क्योंकि नैना कपूर शिवाय और दिव्यांश को काफी हद तक जानती थी। वह जानती थी हर्षवर्धन तो आराम से काम करता है, लेकिन शिवाय उसे जब गुस्सा आता है तो वह किसी की नहीं सुनता। नैना कपूर के चेहरे पर हल्का सा डर दिखाई दे रहा था। सरफराज ने नैना कपूर को पीछे से गले लगाकर उसके कंधे पर अपना सिर रखते हुए कहा, अंडस्को, डरो मत नैना, हम सब हैं तुम्हारे साथ। रघुवंशी परिवार अब कभी नहीं उठेगा, वह अपने आप को समेटने में ही लगा रहेगा। रणविजय सिंह ने पैंथर की कॉलर पकड़कर उसे गुस्से से कहा, अंडस्को, अब बताओ तुम हमारा ये काम करोगे या नहीं। पैंथर के पास ऑप्शन नहीं था। रणविजय सिंह राणा ने उसके हाथ में फोन रख दिया और पैंथर ने डैनी को कॉल कर दिया। पैंथर ने कहा, अंडस्को, डैनी, वरदान अंकल तुम्हें हॉस्पिटल में बुला रहे हैं। डैनी ने दूसरी तरफ से कहा, अंडस्को, पैंथर तुम जानते हो यहाँ हीर चाची अकेली है। मैं चाची को ऐसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। पैंथर ने कहा, अंडस्को, लेकिन तुम्हें जाना होगा। पैंथर इससे आगे कुछ कहता उससे पहले ही रणविजय सिंह ने फोन कट कर दिया और पैंथर ने फोन को दीवार में दे मारा। पैंथर ने बेबस होकर पूर्वी को दोबारा उठाया और राजपूत हवेली से जाने लगा तो सरफराज ने फिर से पैंथर को ताना मारते हुए कहा, अंडस्को, रणविजय सिंह, आज तो तमाशा देखने में मजा आ गया। पूरे रघुवंशी परिवार को एक साथ हमने एक ही झटके में भी बिखेर कर रख दिया। सरफराज की बात पर सब हंसने लगे। पैंथर को गुस्सा आ गया, उसने पलटकर कहा, अंडस्को, सरफराज, आज मैं रघुवंशी परिवार की तरफ से एक चेतावनी देकर जाता हूँ। तुम लोगों को जितना नुकसान करना था कर लिया, अब अपनी खैरियत चाहते हो तो इंडिया छोड़कर भाग जाओ, क्योंकि जिस दिन रघुवंशी ब्रदर्स खड़े हो गए, उस दिन तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। पैंथर ने फिर सरफराज की तरफ देखकर कहा, अंडस्को, आज तुमने बहुत तमाशा देख लिया सरफराज, कुछ दिनों बाद मैं तमाशा देखूंगा और जब मैं तमाशा देखूंगा तो तुम पर नोट भी लुटाऊंगा, ये वादा है पैंथर का। पैंथर पूर्वी को लेकर वहां से चला गया। वही डैनी ने फोन रखा तो उसे कुछ गड़बड़ लगी, लेकिन वह पैंथर पर यकीन कर सकता था। डैनी ने नोटिस किया कि जब पैंथर दृष्टि को लेकर गया था तो दृष्टि की आंखों में कुछ तो चमक थी, लेकिन जब दृष्टि वापस आई तो दृष्टि बुरी तरह टूटी हुई थी। दृष्टि अपने बच्चों को लेकर एक कमरे में बैठी हुई थी। उसे किसी चीज का सूद नहीं था, उसने तो बस देव को खुद से चिपकाया हुआ था। दृष्टि बहुत रोई थी, अब तो उसकी आंखों से आंसू भी सूख गए थे। उसे इस वक्त अपने परिवार की जरूरत थी, जो उसके पास नहीं था। वह आंखें बंद करती तो उसे दिव्यांश का स्पर्श याद आता। दृष्टि की हालत बहुत बुरी थी, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक ही रात में उसके साथ यह सब हो गया। वही हीर को तो पता भी नहीं चला कि दृष्टि रिजावट हाउस वापस आ गई है। डैनी ने एक नज़र हीर को देखकर कहा, अंडस्को, चाची मुझे राजावत सर हॉस्पिटल बुला रहे हैं, शायद कोई इमरजेंसी है, मैं जा रहा हूँ। आप अपना और पीहू का ध्यान रखना, मेरे बॉडीगार्ड यही है, कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे फोन कर देना। दृष्टि मैम ऊपर वाले कमरे में है। हीर ने कहा, अंडस्को, डैनी भैया पीहू के डैडी से कहना हीर उनका इंतजार कर रही है। डैनी ने हाँ में गर्दन हिला दी और वहां से चला गया। डैनी वहां से चला गया और जो वहां बॉडीगार्ड थे उन सब ने गन हीर पर तान दी।
हीर की आंखें ऑलमोस्ट बाहर आ गई। उसे यकीन नहीं था कि जो बॉडीगार्ड डैनी अपॉइंट करके गया था वह बॉडीगार्ड नकली है। हीर ने नोटिस किया कि उन बॉडीगार्ड को उसने कभी भी मेंशन में नहीं देखा। हीर कुछ बोलती उससे पहले ही वहां सरफराज और नैना कपूर आ गए। सरफराज और नैना को देखकर हीर के रोंगटे खड़े हो गए। उसने पीहू को कसकर अपनी गोदी में भर लिया। नैना ने सरफराज की तरफ देखकर कहा, अंडस्को, मुझे समझ नहीं आता हर्षवर्धन ने इस औरत में क्या देखा। ये तो पहले ही डरी सहमी रहती है, इसे मारना तो बहुत आसान है। एक बार यह मर जाएगी तो हर्षवर्धन टूट जाएगा, और जब हर्षवर्धन टूट जाएगा तो मेरे दिल को बहुत सुकून मिलेगा। सरफराज ने कहा, अंडस्को, तो फिर सोच क्या रही है तुम? नैना बताओ इसे कैसे मारना है। सरफराज ने एक बार हीर को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर बोला, अंडस्को, क्या बोलते हो? क्या मैं अपनी थोड़ी सी प्यास लड़की से बुझा लूं? नैना कपूर को कहीं ना कहीं सरफराज की बात बुरी लग गई, क्योंकि नैना कपूर काफी सुंदर और अट्रैक्टिव थी, लेकिन सरफराज की नज़र फिर भी हीर पर ही टिकी हुई थी। हीर सिंपल सी साड़ी में भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। हीर उन दोनों को देखकर अंदर ही अंदर अपने बाल गोपाल का नाम ले रही थी। सरफराज की बात सुनकर नैना ने गुस्से में कहा, अंडस्को, सरफराज, इतना टाइम नहीं है कि तुम इस औरत के साथ अपनी प्यास बुझाओ और फिर हम इसे मारेंगे। मुझे लगता है इस पर तो गोली चलाना तो गोली वेस्ट करने के बराबर है, ये तो डर से ही मर जाएगी। नैना ने अपने बैग में से एक बोतल निकालकर हीर के हाथ में रखते हुए कहा, अंडस्को, देखा हीर, ना हमारे पास टाइम है और ना तुम्हारे पास, यह जहर है, इसे पी लो। ये सुनते ही हीर की तो सांसें ही अटक गई। उसकी पकड़ पीहू पर और ज्यादा कस गई। फिर कुछ नहीं बोली, वह तो पहले ही उन सबको देखकर डर गई थी। सरफराज थोड़ा सा आगे आया और उसने हीर को देखकर कहा, अंडस्को, वैसे मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसे मरो, मैं तो चाहता हूँ कि तुम जिंदगी को थोड़ा सा एंजॉय कर लो, लेकिन अगर मैंने तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी एंजॉय की तो मेरी नैना बुरा मान जाएगी और मैं अपनी नैना को नाराज नहीं कर सकता, इसलिए तुम जल्दी से जहर पी लो, और अगर तुमने ये जहर नहीं पिया तो हम तुम्हारी इस पीहू को मार देंगे। पीहू को मार देंगे? ये सुनते ही हीर के सिर में दर्द हो गया। वह तो पहले ही रो रो कर बुरी हालत में थी, ऊपर से उसने सरफराज और नैना को देखा तो उसकी तो दिल की धड़कन जैसे रुक से ही गई। नैना ने इस बार थोड़ा गुस्से में कहा, अंडस्को, हीर, इसे पियो वरना मैं अभी के अभी तुम दोनों माँ बेटी को गोली मार दूंगी। हीर तो हैरानी से नैना को देख रही थी, तो नैना बोली, अंडस्को, अब तक तो तुम्हें हर्षवर्धन ने बता दिया होगा कि पीहू मेरी बेटी नहीं है, तो अब मेरी तरफ ऐसे मत देखो जैसे तुम जानते नहीं हो कि पीहू मेरी बेटी नहीं है। मैं पीहू को मारने में सेकंड नहीं लगाऊंगी।